Good afternoon, everyone. How are you all? Welcome to your first class for paper number 2 of CA Inter, that is Corporate and Other Laws. I am CA Sahil Grover, your faculty for this subject. आइए शुरू करते हैं अपना पेपर नंबर 2, that is Corporate and Other Laws. अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं पेपर नंबर 2, तो it's a 100 marks exam, just like all other exams जो आपके होते हैं. This is a 100 marks exam. और इस 100 marks exam को अगर मैं इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूं तो it is divided into 2 parts. आज हम बात करेंगे सिर्फ पहली क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में, सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अ लिटिल विद कंपनीज एक्ट. अच्छा, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अर्ली बैच ज्वाइन किया था तो उनके लिए ऑब्वियसली हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया है उनके साथ. तो जो नए स्टूडेंट्स आज से ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी एक्ट से, फॉर देम दिस इज फर्स्ट क्लास. तो उस तरह से हम इसको शुरू कर रहे हैं. अगेन कंपनी जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला छोटा पोर्शन जो मैंने अर्ली बैच के साथ कर लिया था उसका कोई रेलेवेंस नहीं है आपका कंपनी एक्ट पढ़ते समय. तो वो लोग हम लोग बाद में आपको कवर करेंगे. सारी बातें भी मैं डिस्कस करता हूं हम किस तरह सिलेबस कवर करेंगे. तो अगर हम पेपर नंबर 2 की बात करें तो पेपर नंबर 2 इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. 100 मार्क्स का एग्जाम है और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज कॉर्पोरेट लॉ which carries 60 marks and other is other laws which carries 40 marks. तुम्हारे पास दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं. कॉर्पोरेट लॉ है और अदर लॉ है. अदर लॉ हमारा 40 मार्क्स की वेटेज रखता है. अब पहले मैं आपको इस अदर लॉ के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं. अगर हम अदर लॉज की बात करें तो अदर लॉज में ब्रॉडली बेटा 4 यूनिट है जो हमने कवर करने हैं. फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम फाउंडेशन में भी पढ़ के आए थे. बिल्कुल, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन में भी पढ़ के आए थे, लेकिन वहां पर आप इसको कंप्लीटली पढ़ के नहीं आए थे. अगर मैं बात करूं तो हम लोग फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 से लेकर 75 तक पढ़ के आए थे. ये हमने फाउंडेशन लेवल पे कंप्लीट किया था. अब इसके अगर मैं बात करूं तो बेटा सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ये बेसिकली सेक्शंस है ही नहीं, ये ओमिट हो चुके हैं और इनको ओमिट करके रिपील कर इनको रिप्लेस कर दिया गया था बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. अगर आपको याद हो तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फाउंडेशन में पढ़ते समय ये बात मैंने आपके साथ कवर की थी. अब इसके बाद जो 3 यूनिट हैं वो हमारे सिलेबस में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. वन इज इंडेमनिटी एंड गारंटी. इंडेमनिटी एंड गारंटी ये कवर्ड है हमारा सेक्शन 124 से लेकर 147 तक. देन वी हैव बेलमेंट ऑन प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज. ये आप साथ साथ सारा नोट डाउन कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर जो पहले स्टूडेंट्स हैं वो बाद में आप पहला दिन है तो अगर आपको बता देता हूं, आप एक अलग रजिस्टर मेंटेन करेंगे लॉ के लिए, जिसमें हम लोग क्लास नोट्स बनाएंगे जो पेपर वाले दिन ऑब्वियसली सब्जेक्ट को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे. तो जो जो मैं नोट करा रहा हूं आप साथ साथ सब्जेक्ट का उसका नोट करते जाएंगे. बेलमेट और प्लेज की अगर हम बात करें तो बेलमेट एंड प्लेज कवर्ड है हमारे पास सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 181 तक. और लास्टली अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी की, तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी कवर्ड है सेक्शन 182 से लेकर सेक्शन 238 तक. ठीक है जी, ये तीन हमारे पास चैप्टर्स हैं जो हमने इंटर लेवल पर कवर करने हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. और इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो सेक्शन 239 से लेकर 266 तक ये अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं जो रिपील कर दिए गए थे और इनको रिप्लेस कर पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया था. तो ये हम पार्टनरशिप एक्ट नाम से पढ़ के आए हुए हैं. ये भी मैंने आपको फाउंडेशन लेवल पर इन्फॉर्म किया. तो दिस इज द कंप्लीट फ्रेमवर्क, कंप्लीट ये कह लीजिए कि फ्लो ऑफ सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां हमने देखा कि 1 से 75 हमने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 76 से 123 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिपील होकर सेक्शन बने थे वो हमने कवर कर लिए. पार्टनरशिप हमने कवर कर लिया. और ये थोड़ा सा पोर्शन इन्होंने फॉर नो जेन्युइन रीजन, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है ये इसलिए इनको सेंटर में डाला है, जस्ट सिलेबस रिड्यूस करने के लिए इन्होंने वहां पर आपसे कवर नहीं कराया था. तो ये 3 चैप्टर हम यहाँ कवर करेंगे, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी. अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 15 मार्क्स कैरी करता है. तो these 3 क्वेश्चन चैप्टर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी इजी. वो छोटा सा सिलेबस है इसका, हार्डली अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में करने में 8 से 10 क्लासेस लगती हैं, कई बार 11 क्लासेस मान लीजिए, बस इतने में ये कंप्लीट हो जाता है. रिवीजन वाले दिन तो आप मानेंगे नहीं, पेपर में वाले दिन अगर आप उसको रिवाइज करने बैठते हैं तो हार्डली ये मान के चलिए कि अगर आप मैराथन देखेंगे तो 1.5 घंटे के अंदर आपके ये चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे. आधे घंटे से ऊपर आपको इसके ऊपर नहीं लगने चाहिए. तो आप समझेंगे बहुत स्कोरिंग है कि बहुत लिमिटेड सा सिलेबस है और पेपर में फॉर श्योर 15 मार्क्स का आता है ये. नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सेकंड यूनिट हमने यहां पढ़ा है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881.
अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1818 एक्ट 1 की बात करें तो अगेन दिस इज एन टर्म जो ज्यादातर बच्चों ने सुनी हुई होती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, इनके बारे में आप 11th क्लास में 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं। इनफैक्ट इनकी अकाउंटिंग वहां ट्रीट पढ़ के आते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनते कैसे हैं, बीपी होता है, बीआर होता है, इसको आप अपने डेटर को देते हैं, वो मतलब आगे जिससे आपने पेमेंट लेनी है उसको देते हैं, वो एक्सेप्ट करके आपको वापस दे देता है, आप उसको बीआर लिख लेते हैं, वो बीपी लिख लेता है, फिर उसकी एंडोर्समेंट, उसका डिसऑनर होना, ऐसी चेक के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारी बातें आप अकाउंटिंग समझ के आए हुए हैं। इन टर्म्स की लीगल मीनिंग्स, ये लीगली बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक क्या होते हैं, इनकी पार्टीज क्या क्या होती हैं, फिर इनका एंडोर्समेंट क्या होता है, एंडोर्समेंट कितने तरह से हो सकता है, फिर हमने बात करनी है मेनली चेक्स के बारे में, चेक्स क्या होता है, चेक की क्रॉसिंग करके कंसेप्ट होता है, आपने देखा होगा चेक के ऊपर कई बार 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं लोग साइड में। उसके बाद हमने एक वर्ड सुना है क्लियरिंग ऑफ चेक्स, ये क्लियरिंग ऑफ चेक्स का क्या मतलब होता है, चेक की बाउंसिंग के बारे में पढ़ना है, चेक का डिसऑनर या बाउंस होने के बाद क्रिमिनल पनिशमेंट होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारे कंसेप्ट हमारे कवर होंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है और बहुत ही ये कह लीजिए प्रैक्टिकल है, जो मार्केट के अंदर खासकर चेक वाला जो पोर्शन है वो बहुत इजीली आपको यूज होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इसमें पूरा कंसेप्ट देखेंगे। राइटली मैं क्लास में आपके चेक भरने से लेकर कि वो प्रॉपर बैंक में जब आप डाल के आते हैं क्लियर होने तक सारा प्रोसीजर जो है हम इसमें क्रिस्टल क्लियरली समझेंगे। अच्छा, थर्ड अगर फोर्थ एक्ट की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये दोनों लगभग एक दूसरे से मिले हुए हैं। थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड इज जनरल क्लॉजेज एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 एंड फोर्थ हमारे पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जनरल क्लॉजेज एक्ट और फोर्थ है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अगेन अगर मैं इन दोनों की बात करूं, अच्छा मैंने इसके मार्क्स तो बताए नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आपके एग्जाम में कवर होता है फॉर 15 मार्क्स, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स, एक आधा नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो आप ये ना कहीं पेपर होल्डिंग सर तो 16 का आया हुआ था, 14 का आया हुआ, तो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ 15 मार्क्स तक का आता है। ऐसी अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये दोनों मिलकर बेटा एग्जाम में कवर्ड होते हैं फॉर 15 मार्क्स, दे टुगेदर कैरी अ वेटेज ऑफ 15 मार्क्स। अब सर ये जनरल क्लॉजेज एक्ट इंटरप्रिटेशन में है क्या, इसलिए आगे जब हम अदर लॉ पढ़ेंगे तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल एक बेसिक साइड दे देता हूं। अगर मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात करूं, बेटा नाम ही बता रहा है दिस कंटेन जनरल क्लॉजेज। सर ये जनरल क्लॉजेज क्या होते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, हम लोगों ने कई एक्ट पढ़े अभी तक फाउंडेशन में, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, एलएलपी पढ़ा, कंपनी के भी थोड़ी बेसिक बातें पढ़ ली। आपने हर एक्ट में देखा होगा कि कुछ डेफिनेशनल सेक्शन होता है, जनरली सेक्शन 2 होता है, जहां पर कुछ डेफिनेशंस दी गई होती हैं, जो पूरा एक्ट पढ़ते समय जहां जहां कुछ वर्ड्स यूज किए गए होते हैं उन सबके मीनिंग वो सेक्शन 2 में डिफाइन कर देते हैं। लेकिन बेटा इस डेफिनेशनल सेक्शन के होने के बावजूद भी हम लोगों ने एक्ट पढ़ते समय कई ऐसे वर्ड देखे जिनका मीनिंग वो एक्ट डिफाइन नहीं करता। जैसे कि सर आप समझे, हमने एक वर्ड समझा ऑफिशियल गेजेट, हमने वर्ड पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई, स्टेट गवर्नमेंट, हमने वर्ड देखा उसके अंदर प्रॉपर्टी, हमने उसके अंदर वर्ड देखा ईयर, मंथ। अब ये वर्ड डिफाइन नहीं थे, ये ईयर, मंथ, ऑफिशियल गेजेट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं था, आपके कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं था, लेकिन वहां पर क्या था, इन सबको यूज किया गया, इन वर्ड्स को हमने ना इनके डेफिनेशंस कवर करी। तो सर इसकी डेफिनेशंस कहां दी गई हैं, ये इनका कोई चेक करना चाहे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिशियल गेजेट, तो वो कहां चेक करे, ये ऑफिशियल गेजेट क्या होता है, या तो इसको हर एक्ट में डिफाइन किया जाए क्योंकि हर एक्ट में लगभग ये वर्ड यूज होता है। तो ऐसे कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स जो हर एक्ट में यूज हो रहे थे, इंस्टेड कि उसको हम हर एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइन करते, इन्होंने क्या किया, ऐसे वर्ड्स के लिए, जनरली यूज होने वाले वर्ड्स के लिए एक अलग एक्ट बनाया जिसको हमने नाम दिया जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में आप देखेंगे तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में कुछ आपको डेफिनेशंस मिलेंगी जो जनरली किसी भी एक्ट को पढ़ते समय अप्लाई की जा सकती हैं। एक तो ये होगा जनरल क्लॉजेज एक्ट में। सेकेंडली जनरल क्लॉजेज एक्ट में कुछ लॉ पढ़ते समय जनरल प्रोविजंस, जैसे कि मान लीजिए कि 2 जगहों में डिस्टेंस मेजर करना है किसी एक्ट के तहत, तो वो कैसे मेजर होना चाहिए, या मान लीजिए कोई एक्ट में एक पर्टिकुलर डेट है कि ये अपील 3 मंथ्स में फाइल हो जानी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट 60 डेज में फाइल होना चाहिए, और उस 3 मंथ खत्म होने पर, 60 डेज खत्म होने पर वो जो पर्टिकुलर ऑफिसर है या वो जो पर्टिकुलर कोर्ट है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो बंद हो जाता है, तो क्या करना चाहिए। तो सर इस तरह के जनरल रूल्स, जनरल प्रोविजंस जो एक्ट पढ़ते समय, किसी भी कानून को पढ़ते समय जरूरत पड़ती है, इन बातों को जनरल क्लॉजेज एक्ट कवर करता है। ये सिर्फ ब्रीफ आइडिया दिया, बाकी डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, जनरली यूज्ड कुछ डेफिनेशंस और जनरली यूज्ड कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हमसे वो
पढ़ाता है, जनरल लीगल रूल्स कुछ हमसे लीगल प्रोविजन हमें वो पढ़ाता है। ऐसे ही ये तो बेटा एक्ट है। एक नेक्स्ट यूनिट है आपके पास इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब ये एक्ट नहीं है, यहां पर आप देखेंगे नाम में एक्ट भी नहीं लिखा हुआ। ये क्या है, ये अगेन कुछ रूल्स हैं इंटरप्रिटेशन के जो जुडिशरी ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि काम आपने समझा है कि जो लॉ को इंटरप्रेट करने का काम होता है वो हमारा किसका काम होता है, जुडिशरी का, यानी कि जुडिशरी लॉ का करेक्ट मीनिंग निकालती है और उसके बेसिस पर जजमेंट्स वगैरह देती है। तो उस लॉ को इंटरप्रेट करते समय वो किस किस तरह के रूल्स फॉलो करते हैं। जनरली आप इस तरह का रूल पढ़ेंगे, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो लिखा हुआ है एक्ट के अंदर उसको बस लिटरली अप्लाई करेगा कोर्ट, ना एक कॉमा ऐड करेगा ना एक कॉमा डिलीट करेगा। कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है, सिर्फ लॉ को इंप्लीमेंट करना ही होगा, लिटरल इंटरप्रिटेशन। ऐसे आगे कई रूल और आएंगे, रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस। एक अगर आपको याद हो तो हमने फाउंडेशन में एक जिक्र भी किया था जो बच्चों ने मेरे से पढ़ा हुआ है, रूल ऑफ एडजस्टम जनरिस। अगर आपको याद हो तो हमने कंपनी एक्ट के अंदर पढ़ा था, अल्ट्रा वायर्स के अंदर। इसमें कुछ ऐसा था कि कुछ एक जैसे स्पेसिफिक वर्ड्स हो और अगर वो एक क्लास फॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद कोई जनरल वर्ड्स आ जाएं तो जनरल वर्ड्स कैरी द सेम मीनिंग जो आपका पुराने वाला क्लास होता है। इसका अगर आपको याद होगा तो मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए काउज, डॉग्स, बफेलोज, गोट्स, इस तरह के मैंने लिखा एंड अदर एनिमल्स लिख दिया। इस मैंने आपको एग्जांपल दिया था और आपसे पूछा जाए कि इस अदर एनिमल्स में क्या क्या एनिमल्स आएंगे, तो नाउ दिस इज इंटरप्रिटेशन का इशू कि आपको एक लॉ में इस तरह की भाषा लिख दी गई और आपको उसका मीनिंग निकालना पड़ रहा है कि अदर लॉ एनिमल्स में फिर मैं क्या क्या कवर करूं। तो सवाल उठा कि क्या यहां पर लायन, टाइगर, चीता इस तरह के एनिमल्स आ सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि सर जब हम इन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो ये पीछे लिखे हुए हैं, काउज, डॉग्स, बफेलोज, गोट्स, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक नेचर के एनिमल्स हैं, जनरली ह्यूमन बींग्स के बीच में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। और अगर यहाँ पे अदर एनिमल्स के साथ लाइन जोड़ दूं तो सर ये फिर इस नेचर का लगता नहीं, अच्छा नहीं लगता, काउज, डॉग्स, बफेलो, गोट्स एंड लायन बोलते हुए, क्योंकि वो एक नेचर के नहीं लगते। यहां पर सर हम शीप एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल यहां पर मैं कैट एंटर कर सकता हूं इस अदर एनिमल्स में। तो आप समझेंगे जो ये मैं कर रहा हूं, ये अदर एनिमल्स का मैं मीनिंग निकाल रहा हूं, इसके लिए मैं एक रूल लगा रहा हूं इंटरप्रिटेशन का जो हम पढ़ेंगे, दैट इज एडजस्टम जनरिस। यानी कि अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जैसे कि हमारे केस में काउज, डॉग्स, बफेलो, गोट स्पेसिफिक वर्ड्स थे और ये स्पेसिफिक वर्ड्स कहीं ना कहीं एक ही क्लास के लग रहे हैं, यानी कि जैसे यहां पर ये सारे स्पेसिफिक वर्ड्स लग रहे हैं कि हाँ डोमेस्टिक नेचर के एनिमल्स हैं, और इन स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद अगर कोई जनरल वर्ड आ जाता है, जैसे हमारे केस में आ गया एंड अदर एनिमल्स, तो इस जनरल वर्ड का मीनिंग जो है वो सेम होगा, वो सेम कलर का होगा, वो सेम नेचर का होगा जो उससे पीछे दिए गए स्पेसिफिक वर्ड्स की है। यानी कि ये जो जनरल वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं अपना मीनिंग बोरो करेंगे, अपना मीनिंग इनके ऊपर जो इसकी मीनिंग की छाया आएगी वो लगभग इन वर्ड्स की आएगी जो ये पीछे स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हुए हैं। दिस इज द रूल ऑफ एडजस्टम जनरिस। अगर आपको याद है तो हमने फाउंडेशन में ही पढ़ा था, जस्ट आपको अभी याद दिलाने के लिए मैंने बोल दिया। तो इस तरह के ये लॉ पढ़ा कैसे जाता है, ये वाले जो रूल्स हैं ये आपके कवर किए गए हैं जनरल क्लॉसेज एक्ट में और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बड़ा लिमिटेड सा पॉइंट है, इसमें 7 या 8 रूल्स हैं वो हमने कवर करने हैं। पेपर जनरली शॉर्ट नोट टाइप आता है जहां हमने उन रूल्स के बारे में 5-5 नंबर के 4-4 नंबर के शॉर्ट नोट तैयार करने होते हैं, तो वो सारे शॉर्ट नोट मैं आपको बना के दूंगा, आपका काम सिर्फ उसको याद करना होगा और पहले हम समझा दूंगा और उसके बाद शॉर्ट नोट आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो दिस इज ऑल जो हमारे पास कवर था अदर लॉज के अंदर। तुम्हारे पास अदर लॉज में 4 एक्ट हैं, वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 15 मार्क्स का है, 3 हमारे पास चैप्टर है, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेट, एजेंसी। सेकंड हमारे पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 15 मार्क्स का ये एक्ट है हमारा, हमने इसके अंदर पूरा डिटेल में पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है। देन हमारे पास 2 आ जाएंगे टॉपिक यूनिट 3 एंड 4 जो टुगेदर 15 मार्क्स कैरी करते हैं। टुगेदर इसलिए बेटा क्योंकि इनके ना कोई फिक्स वेटेज नहीं है, कई बार आपको जनरल क्लॉसेज एक्ट में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, आप देखेंगे बाकी 10-11 नंबर के क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन से आए हुए होंगे। कई बार आप इंटरप्रिटेशन में देखेंगे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं लगभग 6-7 मार्क्स के और बाकी बचे हुए 7-8 मार्क्स के जनरल क्लॉसेज से आगे, तो लगभग इन दोनों का मिला के वेटेज 15-16 मार्क्स रहता है, इसलिए हम इसको इकट्ठा ही पढ़ते हैं और दोनों लगभग एक ही पर्पस के लिए बनाए गए हैं, दैट इज टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग और टू फाइंड द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल वर्ड्स जो कि लॉ के अंदर यूज किए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अदर लॉस। अब आ जाते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट अपना कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, विच इज द मेजर पोर्शन, 60 मार्क्स है। और बेटा देखा जाए वैसे तो कायदे से ये 40 मार्क्स का है, ये 60 मार्क्स का है, तो सिलेबस बहुत फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ में 60 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना पड़ता है एज कंपेयर टू अदर लॉ जहां लिमिटेड सिलेबस के लिए उसने 40 मार्क्स रखे हुए हैं, तो ये पोर्शन ज्यादा स्कोरिंग होता है, लेकिन टाइम इस पे ज्यादा लगता है। तो अब इसलिए जो बच्चों ने अब ज्वाइन किया, अब हम उनके साथ कंपनी लॉ शुरू करेंगे और इसलिए मैंने अर्ली बैच वालों के साथ कॉन्ट्रैक्टेड कर रखा है। तो अभी मैं फिलहाल आप लोगों के साथ कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ शुरू करूंगा, देन वी विल मूव टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉसेज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन,
तो जो बच्चों ने जल्दी जब अर्ली ज्वाइन किया था उनका कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स जो आज से शुरू कर रहे हैं। तो इस विल बी द पैटर्न। अगर मैं कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं तो अगेन कॉर्पोरेट लॉ में बात करें तो कॉर्पोरेट लॉ में वी आर डीलिंग विद कंपनीज एक्ट 2013। हम बात करेंगे यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 की। अब अगर आप बात करें तो सर कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो तो हमने इंटर लेवल पर, फाउंडेशन लेवल पे पढ़ लिया है कंपनीज एक्ट 2013, तो कुछ हद तक हम वहां पढ़ के आए थे बेटा, बस कुछ हद तक ही पढ़ा था, बिल्कुल ये कह लें नाम मात्र के लिए, क्योंकि अगर आप कंपनीज एक्ट की पूरा देखें तो इन टोटल इट हैज 470 सेक्शंस। इसके अंदर 470 सेक्शंस हैं, और ये 470 सेक्शंस हैव बीन पुट इनटू 29 चैप्टर्स। ये 29 चैप्टर्स में डिवाइड हैं, एंड अलोंग विद दिस देयर आर 7 शेड्यूल्स अटैच्ड टू इट। तो हमारा पूरा का पूरा मान के चले कंपनी एक्ट की जो इन टोटलिटी रूपरेखा है वो क्या है कि 470 सेक्शंस हैं। उन 470 सेक्शंस को 29 चैप्टर्स में एक तरह से डिमार्केट किया गया है, और साथ में 7 शेड्यूल्स लगाए गए हैं। अगर आप फाउंडेशन की बात करें तो हमने फाउंडेशन में इसमें से कितना पढ़ा था, हमने फाउंडेशन में इसमें सिर्फ सेक्शन 1 to 10 कवर किया है। वी हैव कवर्ड ओनली सेक्शंस 1 to 10 एट द फाउंडेशन लेवल। इसके अलावा अगर अब मैं इंटर की बात करूं तो इंटर के अंदर हमें कवर करने हैं सेक्शंस 1 से लेकर 148 तक। दीज आर इन टोटल 10 चैप्टर्स ऑफ कंपनीज एक्ट। अच्छा, चैप्टर्स की मतलब समझते हैं, आपका जो कंपनी एक्ट है उसमें क्या है, ये 470 सेक्शन ना अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे हम अपनी बुक को अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं ना बेटा, इस यूनिट में ये 4 चैप्टर आ गए, इस यूनिट में ये 3 चैप्टर आ गए, ऐसी कंपनी एक्ट ने क्या किया है, सेक्शंस का बंडल को नाम दे दिया चैप्टर। जैसे कि अगर आप बात करें चैप्टर 1 वो है प्रिलिमिनरी, उसमें सिर्फ मिलेगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2। फिर हमारे पास आएगा चैप्टर 2 which talks about incorporation of company and document and incorporation of company and matters incidental thereto। तो वो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22 तक कवर होगा। अब आपको क्लियरली नाम ही बता रहा होगा सर इस सारे सेक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करते होंगे। फिर हमारे पास आता है चैप्टर 3 which talks about prospectus and allotment, चैप्टर 4 which talks about shares capital and debentures। इस तरह के हमारे चैप्टर बटे हुए हैं और उनके अंदर सेक्शंस हैं। जैसे चैप्टर 2 में 3 से 22 है, फिर चैप्टर 3 आता है, उसके अंदर 23 से लेकर 42 तक है हमारा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, उसके बाद शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स हैं। ऐसे कर करके हमारे पास चैप्टर वाइज हैं। जनरल मीटिंग्स का चैप्टर है, तो हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो हमारे पास कवर्ड होंगे सेक्शन 1 से लेकर 148 तक, जो हमने यहाँ पर कवर करने हैं। अच्छा सर, इसका मतलब अभी भी हमें पूरा नहीं रीड कराएंगे, बिल्कुल बेटा, ये अब आपके एक्ट सिलेबस का कुछ प्रॉब्लम है कि वो कंपनी एक्ट को जो है वो 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। उन्होंने आपको सेक्शंस 1 से लेकर 10 तक करवाए फाउंडेशन लेवल पर, अब वो 1 से 48, ऑब्वियसली 1 से 10 रिपीट होगा इंटर लेवल के ऊपर, तो 1 से 48 10 चैप्टर्स आपसे कवर कराएंगे इंटर लेवल के ऊपर, और बाकी बचे हुए जो हमारे 149 से लेकर 470 तक सेक्शंस हैं ये कवर किए जाएंगे आपके सीए फाइनल के लेवल के ऊपर। तो दिस इज हाउ यू डील विद कंपनी एक्ट व्हाइल स्टडीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सिलेबस। तो ये इस तरह से डील किया जाता है। अगेन अब जब यहाँ 1 से 148 की हम बात करते हैं तो सेक्शन 1 to 10 हम पूरी तरह से दोबारा रिवाइज करेंगे। तो अभी हम जब कंपनी एक्ट शुरू करेंगे आप देखेंगे कि इनिशियली 2-4 जो क्लासें हैं वो बिल्कुल एक तरह से रिवीजन बेस्ड होंगी, कि हम लोग सेक्शंस 1 से लेकर 10 तक वही टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनीज, उसके बाद होल्डिंग, सब्सिडरी, वो सारे कंसेप्ट एक बार दोबारा पढ़ेंगे। मेमोरेंडम, उसके बाद आर्टिकल्स, ये सारे बात दोबारा एक बार रीड करेंगे। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस जो भी आप मतलब फाउंडेशन में पढ़ के आए 1 से 10 तक वो हम कवर करेंगे, और इसलिए उसके बाद 10A से हमारा नया शुरू हो जाएगा। एक 10A सेक्शन भी है, 11 कट चुका है, 10A है, और उसके बाद 12 से लेकर 148 तक हमारा पूरा नया शुरू हो जाएगा। तो कुछ इनिशियल क्लासेस आपको रिवीजन लगेंगी, और इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें फास्ट रखूंगा, ये मानते हुए कि पढ़ रखा है, लेकिन कहीं भी हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये मैं भी मान के चलूंगा कि बच्चा भूल चुका होगा तो सारे कंसेप्ट दोबारा से एक बार ब्रश अप करेंगे इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं बात करूं 148 में, तो बेटा इसमें सेक्शंस 123 से लेकर सेक्शंस 148 तक ये जो हैं अराउंड 26 सेक्शंस, ये हैं आपके चैप्टर 8, 9 एंड 10 ऑफ कंपनीज एक्ट। सर ये अलग से क्यों मेंशन किया आपने? ये अलग से मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आप अभी सीए इंटर कर रहे हैं। सीए इंटर से पहले जो हमारा सिलेबस हुआ करता था उसको हम सीए आईपीसी बोलते थे, यानी कि सीपीटी के साथ आईपीसी हुआ करता था। आज से लगभग 3-4 साल पहले, पता नहीं कितना मुझे खुद याद नहीं है, 3-4 साल पहले तक वो आईपीसी हुआ करता था। तो उस आईपीसी में सेक्शन 122 तक ये होते थे, यानी कि वहां पर जो कंपनी का सिलेबस होता था वो सेक्शन 1 से लेकर 122 तक इंटर में पढ़ाते थे, और 123 से 148 ऐसा नहीं है वो पढ़ाते नहीं थे इंटर लेवल पर, वो इसको ऑडिट में पढ़ाते थे, कंपनी ऑडिट नाम से। जो 3 आपके यूनिट चैप्टर हैं, चैप्टर 8, 9 और 10। 8 बात करता है डिविडेंड के साथ,
9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी के साथ और 10 ऑडिट उन अकाउंट्स का। तो ये आपको कवर कराते थे वो ऑडिट के अंदर, जो पेपर 6 है आपका ग्रुप 2 के अंदर। तो उसमें क्या होता था, बच्चा 1 से लेके 122 तक पढ़ता था कंपनी लॉ के अंदर, यानी लॉ के पेपर में, और 123 से 148 तक वो रीड करता था आपके ऑडिट के अंदर। अब जब वो इंटर का सिलेबस बना, आईपीसी इंटर में कन्वर्ट हुआ, तो उन्होंने ये 123 से 148 सेक्शंस जो हैं ये भी कंपनी लॉ के इन्होंने सिलेबस में इंक्लूड कर दिए। इसका मतलब सर ये ऑडिट से हटा लिए गए होंगे? नहीं, ये ऑडिट के सिलेबस में भी बरकरार है। तो आप समझेंगे ये जो लगभग चैप्टर्स हैं ये लगभग रिपीट होते हैं कि कंपनी ऑडिट दोबारा से ऑडिट, आपको ऑडिट की फैकल्टी भी पढ़ाते हैं। और अगर मैं इसके यहां पर बात करूं तो ये 15 मार्क्स ऑलमोस्ट कैरी कर जाता है आपके यहां पर भी कंपनी लॉ के अंदर भी एट इंटर लेवल के अराउंड 15 मार्क्स का आता है। और लगभग इतने का ही ये जो सेक्शंस हैं ये आपके ऑडिट के पेपर के अंदर भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली कुछ नया तो नहीं होता, सेक्शंस तो वही के वही हैं। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि ये सेक्शंस आपको दो जगह अलग अलग मार्क्स दिला जाते हैं, एक आपको अदर लॉ यहाँ पर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के पेपर में, और दूसरा आपके ऑडिट के पेपर के अंदर। तो दिस इज ऑल जो हमने यहाँ कवर करना था। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ नोट किया हो तो हम लोगों ने बेटा जो टोटल बनाया, यहां पर मैंने आपको बताया कि 15 मार्क्स का ये आता है, 15 मार्क्स का नेगोशिएबल आता है और 15 मार्क्स का ये आता है। बच्चे ने कहा सर ये तो 45 हो गए, आप तो कह रहे थे अराउंड 40 मार्क्स का अदर लॉस 40 मार्क्स का है। इसका रीजन ये है कि बेटा इसके लिए हमें एग्जाम के पैटर्न पे जाना पड़ेगा। सर अच्छा, वो एक ओवरऑल चॉइस टाइप होगी ना, तभी नंबर आपने मार्क्स ज्यादा लिख दिए। बिल्कुल बेटा, पैटर्न में हमने क्या देखना है कि हमारा जो पैटर्न है, जो हमारा पेपर है कंपनी लॉ अपना कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का, ये आपको दो सेक्शंस में मिलता है, एक सेक्शन ए, अनदर वन इज सेक्शन बी। सर अच्छा, एक कंपनी लॉ होगा और एक अदर लॉज होगा? नहीं, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी कंपनी लॉ और अदर लॉ नहीं है। सेक्शन ए जो है ये आपका एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, ये बात मैंने शायद आप लोगों को पता ही होगी कि हमारे जो इंटर है उसका पेपर 2 दैट इज जो कॉर्पोरेट लॉ है, टैक्सेशन है, ऑडिट है और ईआईएसएसएम है। ये चार ऐसे एग्जाम हैं जहां पर आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। तो आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज भी वही है कि यहां पर 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और जो ये सेक्शन ए है ये एमसीक्यूज वाला होगा, यानी कि आपको एक अलग से एमसीक्यू की बुकलेट मिलेगी सेक्शन ए लिखी हुई, उसके लिए साथ में आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी। ये आपको ओएमआर शीट पे ही आंसर फिल कर कर सबमिट करने हैं, और ये ओएमआर शीट जो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये भी साथ में वहां पर सबमिट करा लिया जाएगा। तो इस तरह से आप जैसे अपना मैथ का और अपना इको का पेपर दे के आए थे इन फाउंडेशन लेवल, सेम उसी तरह से। उसके बाद जो सेक्शन बी होगा, दिस विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, और ये होगा हमारा 70 मार्क्स का, ये होगा हमारा 70 मार्क्स का। अब अगर मैं सेक्शन बी की डिस्क्रिप्टिव मार्क्स वाले की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। वो तो हमने कवर कर लिया कि एमसीक्यूज होंगे 30। अच्छा, वो 30 एमसीक्यूज होते हैं? नहीं बेटा, 30 नहीं होते, अराउंड 20 होते हैं। कुछ 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ 1 मार्क्स के होते हैं, तो इन टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। अच्छा, एक आजकल आया है केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। उसमें क्या होता है, वो आपको एक लंबी चौड़ी कहानी भी लिख देता है जिसमें कई सारे कंपनी एक्ट के प्रोविजन, जनरली कंपनी एक्ट से आता है वो क्वेश्चन, कई सारे कंपनी एक्ट के प्रोविजन वो टच कर जाता है कि एक कंपनी थी, वो स्मॉल कंपनी बनाना चाह रहे थे, तो स्मॉल कंपनी के बारे में थोड़ा सा प्रोविजन जिक्र करेगा। फिर वो कहेगा उनको बाद में लगा कि हमें इस कंपनी को ना सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, उसकी जनरल मीटिंग बुलाई, तो वो सारे कई सारे प्रोविजन में टच करेगा, और वो ओवरऑल उन सारे प्रोविजन से मिलकर नीचे 4 या 5 क्वेश्चन पूछेगा। अब सुनने में टफ लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़े निहायती आसान किस्म के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू कुछ टफ होते हैं, बस उनको पूछने का स्टाइल बदल जाता है कि डायरेक्टली पूछने की बजाय वो क्या करते हैं, एक स्टोरी जनरेट करते हैं, और उस स्टोरी में से वो आपके लिए क्या करते हैं, आपके लिए एमसीक्यूज जो है वो उसमें से पूछ लेते हैं वो आपसे। ठीक है जी, दिस इज हमारा एमसीक्यू वाली बात। फिर सेक्शन बी में हम आए कि 70 मार्क्स का है, टोटल 5 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। जो क्वेश्चन 1 होता है इसके अंदर वो हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, और ये हमारा होता है 19 मार्क्स का क्वेश्चन। जनरली इसके अंदर आपको जो पैटर्न मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा कि 5 5 5 4 इस तरह का मिल जाता है, कई बार यहाँ 2 2 भी हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन वो मिल देता है। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी रखता है वो आपके लिए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 2 to 5, ये 4 क्वेश्चन में से एनी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ये 17 मार्क्स ईच के होते हैं। तो 3 क्वेश्चन आप यहां से अटेम्प्ट करते हैं 51 मार्क्स के, और एक 19 मार्क्स का ये क्वेश्चन, यू एंड अप अटेम्प्टिंग टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम। अब ये क्वेश्चन 2 3 4 की हम बात करें तो ये आपको जनरली इस पैटर्न में मिलेंगे, सिर्फ कुछ रैंडम बता रहा हूं पैटर्न, जैसे 4 4 4 और 5 17 का हो गया। उसके अलावा 6 4 4 3 ऐसे ये 17 का हो सकता है। कई बार ये 6 भी बेटा 3 + 3 करके आ जाता है 2 पार्ट्स में। उसके अलावा ये ऐसे आ जाते हैं 6 4 4 3, अगेन सर आपने वही लिख दिया ऊपर वाला। ये कई बार बेटा 2 + 2 करके आ जाता है यहाँ पर 4 मार्क्स की जगह। उसके बाद 3
3 4 4 3, ये 3 भी कई बार 2 और 1 का एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। इस 3 के साथ कई बार एक इंटरनल चॉइस आ जाती है। मतलब सर इन्होंने पेपर में एमसीक्यू डालने के बाद जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट बने वो छोटा ना हो जाए, वो कहने को तो 70 मार्क्स का है, लेकिन जब आप उसका पैटर्न देखते हैं वो 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, हर तरह का क्वेश्चन उसमें डालकर जो ओवरऑल लेंथ है पेपर की वो वैसा ही बना देता है जो 100 मार्क्स की लेंथ होती है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि एमसीक्यू आने की वजह से 30 मार्क्स तो वाला जो पेपर है वो तो हम पहले 10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे एमसीक्यूज, उसके बाद 70 मार्क्स का पेपर बड़ा मोतियों की तरह सजा सजा के लिखते रहेंगे। सेम वैसी कहानी होने वाली है जैसे फाउंडेशन एग्जाम्स में था। द पेपर इज क्वाइट लेंथी, वो 70 मार्क्स के पेपर में भी उन्होंने फॉर्मेट ऐसा चूज किया है। अब आप समझेंगे बेटा 5 मार्क्स के लिए केस स्टडी आए, ये 3 मार्क्स के लिए केस स्टडी आए, उसका आंसर तो नहीं बदल जाएगा। वही चीज जो आप 5 मार्क्स की केस स्टडी में लिखते थे बिल्कुल वैसा ही आंसर आपको 3 में लिखना पड़ेगा, लेकिन आप ये समझेंगे कि सर 3 मार्क्स के होने की वजह से अब उसके साथ कोई क्वेश्चन कोई और होगा तो टाइम उतना ही लगने वाला है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पैटर्न थोड़ा इस तरह से बनाया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी हो जाते हैं। अगेन ये सिर्फ एक रफ आइडिया था कि इस तरह का पैटर्न आता है, लेकिन हाँ पैटर्न हमेशा ऐसा ही रहेगा कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन हमने जनरली आपके इसके अंदर देखे हैं आते हुए। तो इसमें हम इसका मतलब क्या है कि हमें बिल्कुल छोटी छोटी जो बारीक बातें हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, उसके अलावा वो 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, इवन आपके जो नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके अंदर भी पूछी जा सकती हैं। तो हमने इसको बिल्कुल माइन्यूटली जाकर अपने जो कॉर्पोरेट अंडर लॉस का सिलेबस है उसको कवर करना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं बुक्स की। सर आप हमें किस किस तरह की बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, सारी जो बेसिक बातें एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर, उसके बाद हम एक बार कंपनी एक्ट से शुरू करेंगे। थोड़ा सा बुक्स की बात करें तो बेटा मैं आपको टोटल 3 बुक्स दूंगा। एक होगा पार्ट 1 जो कि डील करेगा अदर लॉस से, जहां पूरी एक ही बुक होगी अदर लॉस की, इसमें वो चारों यूनिट जो मैंने आपको बताए हैं वो कवर्ड होगा। अब जो आपका कंपनी एक्ट है बेटा पार्ट 2, ये 2 पार्ट में आएगा, एक 2A और एक 2B, दोनों के दोनों किससे डील करेंगे, कंपनीज एक्ट से। क्योंकि कंपनीज एक्ट का सिलेबस ज्यादा था और बुक ज्यादा बल्कि ना हो जाए, इसलिए मैंने उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 2A और 2B के नाम से। तो ये 2 बुक्स आपके पास आएंगी, तो इन टोटल 3 बुक्स हैं। अच्छा सर फाउंडेशन लेवल पर तो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा था आपने क्वेश्चन बैंक दिया था, और वो क्वेश्चन बैंक ज्यादातर बच्चों का फीडबैक भी यही आता है कि क्वेश्चन बैंक सर बड़ा बेनिफिशियल था, हमें एक तो क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस हो गई, दूसरा हमने देखा कि लगभग जो पेपर है क्वेश्चंस हैं वो वैसे ही रिपीट होते हैं। कई बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑलमोस्ट सर 70-80% सेफली तो मैं बोल ही सकता हूं कि इतना पेपर तो सर लगभग वही पुराने क्वेश्चन से रिपीट होता है। क्या इंटर में भी ऐसा होता है? यस, इंटर में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि आप 70-80% पेपर तो गेस क्या कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड लगभग मिलता जुलता ही होता है। रीजन वही कि सर इतना समय से पेपर हो रहे हैं, इतने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि अब लंबे चौड़े उनके पास पूछने के लिए ना क्वेश्चन बचे नहीं है, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो सर इस बार क्वेश्चन बैंक नहीं देंगे बेटा, क्वेश्चन बैंक में अलग से बनाता हूं, लेकिन वो सेल पर्पस के लिए होता है, यानी कि जो आप स्टूडेंट्स नहीं है, आउटसाइडर हमारा कोई एवीजे एकेडमी का जो स्टूडेंट नहीं है वो परचेज करना चाहे तो करता है। आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है कि ये जो अदर लॉस की बुक है प्लस ये 2A और 2B है, इन्हीं के अंदर क्वेश्चन बैंक मर्ज कर दिया है। मेरा पुराना फीडबैक ये रहा था कि बच्चा जनरली जब हम अलग बुक देते हैं तो उसको टाइम ही नहीं मिलता अलग बुक पढ़ने के लिए, वो जब किताब पढ़ रहा होता है साथ में उसको अपना चैप्टर कंप्लीट करता है, तसल्ली हो जाती है उसका चैप्टर कंप्लीट हुआ, वो ये मान के चलता है क्वेश्चन बैंक बाद में कर लेंगे, वो बात कभी आती नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, इसलिए हमने देखा कि ज्यादातर बच्चों का मेरा जो फीडबैक मैकेनिज्म आया वो ये आया कि सर क्वेश्चन बैंक अगर साथ की साथ ही मिल जाए ना, चैप्टर के साथ लगा हुआ, तो हम उसी समय कंप्लीट कर ले। और मैंने वही किया। मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन बैंक की जो एज इट इज क्वेश्चन हैं इनको जिस जिस चैप्टर से रिलेट करते थे या जिस जिस यूनिट से रिलेट करते थे उनके साथ वहीं पर अटैच कर दिया। तो अगर आप मेरा क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो बुक के अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपीज, उनके सजेस्टेड आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में, सिर्फ हिंट नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट में जैसे एग्जाम में लिखने होते हैं, ताकि आप लिखना भी सीखें। वैसे तो फाउंडेशन में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, बट स्टिल इंटर में वी लर्न एवरी डे, तो उसका आपको आंसर कैसे लिखना है वो सारी चीजें हमने साथ में इंक्लूड की हुई हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक भी जो है इसके साथ ही इंक्लूडेड मिलेगा, कोई अलग से बुक आपको नहीं मिलेगी। तो 3 अलग अलग बुक्स आपको मिलेंगी, तीनों के कवर पेज पे क्लियरली लिखा होगा क्वेश्चन बैंक इंक्लूडेड, तो अलग से क्वेश्चन बैंक परचेस करने की आपको जरूरत नहीं है। कई बच्चे अक्सर क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट पर देखते हैं क्वेश्चन बैंक लिस्टेड, उनको लगता है सर ने हमें तो दिया नहीं, चलो हम परचेस कर लेते हैं। बेटा वेस्ट ऑफ मनी है, कुछ नहीं करना ऐसा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी बुक के अंदर क्वेश्चन बैंक चैप्टर के साथ पूरे के पूरे इंक्लूडेड है। आप सिर्फ ये 3 बुक्स कर लें, इसमें पूरा स्टडी मटेरियल, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे आरटीपी, एमटीपी, सब कुछ अच्छे से कवर्ड है। अच्छा उसके बाद जो बेटा मैं अपना कोर्स है वो डिवाइड कर देता हूं कन्वीनियंस के लिए, कंपनी एक्ट की बात कर रहा हूं, 4 यूनिट्स में, यूनिट 1 2 3 4, टोटल हमने बात करी कि 10 चैप्टर्स हैं सारे सिलेबस में, तो मैं इसको कन्वीनियंस के लिए 4 यूनिट्स में डिवाइड कर देता हूं। जो यूनिट 1 है हमारा वो डील करता है चैप्टर 1
2 और 3 से, जो कि है सेक्शंस 1 से लेकर 42। फिर हमारे पास है चैप्टर 4, 5 और 6 जो कि यूनिट 2 में है। हमने खुद उसका नाम दिया यूनिट 2, सेक्शंस 43 से लेकर 87 तक। फिर चैप्टर 7 है जो कि 88 से लेकर 122 तक, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और उसके अलावा चैप्टर 8, 9, 10 जिसका जिक्र अभी मैंने ऊपर किया, 123 से लेकर 148 तक। सर ये अलग से आपने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि जो आपको 2A बुक मिलेगी बेटा, उसमें इसमें से यूनिट 1 एंड 3 होगा, यानी कि ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट, ये आपको 2A बुक जो मिलेगी उसके अंदर होगा। और हम पढ़ेंगे भी ऐसे ही, पहले हम चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ेंगे, फिर हम सीधा चैप्टर 7 पे चले जाएंगे। इसका रीजन है क्योंकि चैप्टर 7 ना जनरल मीटिंग से डील करता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग से। वहां पर कई ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, मीटिंग कितने तरह की होती हैं, फर्स्ट जनरल मीटिंग, सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग, पोस्टल बैलेट से मीटिंग। तो ये वर्ड्स ना अक्सर बाकी जगह पढ़ते समय आते रहते हैं कि शेयर होल्डर से अप्रूवल लीजिए, मीटिंग बुलाइए, वहां ओआर पास कराइए। अब मान लीजिए मैं आपको पहले ये पढ़ा रहा हूं, वहां मुझे अलग से बताना पड़ेगा बेटा मीटिंग क्या होती है, ओआर क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं। तो इससे अच्छा है पहले हम ये वाला चैप्टर कर लें, जिससे हमें एक बार क्लैरिटी आ जाए कि मीटिंग्स क्या होती हैं, किस तरह से की जाती हैं। फिर जब हम ये पढ़ते हैं तो आप मुझसे वो सवाल पूछते नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं मीटिंग्स के बारे में पढ़ के कि आपको बात समझ आ जाती है कि अच्छा ये बोला जा रहा है। तो इसलिए हम पहले चैप्टर 1 पढ़ेंगे, यूनिट 1 पढ़ेंगे, फिर हम यूनिट 3 पे जाएंगे। फिर 2B जो बुक है उसके अंदर हमारा यूनिट 2 है और यूनिट 4 है। इसमें भी पहले हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। अगेन एक तो इसका कारण ये है कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में वेटेज रखता है अच्छी खासी। और दूसरा कि सर जो ये यूनिट 2 है ना हमारा, चैप्टर सेक्शन 43 से लेकर, ओहो ये क्या हो रहा है, सेक्शन 43 से लेकर 87 तक, ये थोड़ा सा बेटा लर्निंग बेस्ड है, थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड है। 2B में अगर आप चैप्टर थ्रू करें, लर्निंग बेस्ड मींस इसमें जनरली इस तरह की बातें मिलेंगी कि अगर आपने बोनस शेयर इशू करना है तो क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, राइट शेयर्स के लिए क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, बायबैक के लिए क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो वहां समझाना कम है, थोड़ा सा लर्निंग ज्यादा है। एक तो लास्ट में करेंगे तो इसलिए याद भी रहेगा, कुछ लर्निंग स्किल बनाएंगे, प्लस बीच में हम करते हैं तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, इसके लिए एक तरह से थोड़ा लीगली ऐसे प्रोविजन याद करने पड़ते हैं, इसलिए हम इसको लास्ट में करेंगे। तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा, हम पहले यूनिट 1 करेंगे, 3 करेंगे, फिर हम 4 पर आएंगे और लास्टली हम 2 पर जाएंगे कंपनी एक्ट के अंदर। तो दिस इज वन थिंग जो मैंने आपको यहाँ क्लियर करी। ये दोनों आपको 2A में मिलेंगे और 2B पार्ट में आपको मिलेंगे। और लास्ट बात जो हमारे पास आती है अमेंडमेंट्स के बारे में। अमेंडमेंट्स के बारे में एक लास्ट चीज जिसके लिए बच्चा हमेशा परेशान रहता है कि सर अगर हम इंटर में बात करें तो दो सब्जेक्ट हमारे, लॉ का सब्जेक्ट और टैक्सेशन का सब्जेक्ट, दोनों अमेंडमेंट्स प्रोन सब्जेक्ट है, यानी कि अमेंडमेंट्स इनके अंदर आती रहती हैं। और अमेंडमेंट्स किस तरह से अप्लाई होंगी बेटा, पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है अमेंडमेंट से। आपका इंस्टीट्यूट बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट आपसे नहीं पूछता है। उसका रूल क्या है कि मान लीजिए जैसे आप May 22 के एग्जाम्स में बैठने जा रहे हैं या आप November 22 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो May 22 वाले बच्चों के लिए 6 महीने पहले तक की, यानी कि 31 अक्टूबर तक की, 31 अक्टूबर 2021 तक जो अमेंडमेंट्स आ जाएंगी सिर्फ ये एप्लीकेबल होंगी। ऐसे ही अगर आप नवंबर 22 में बैठने जा रहे हैं तो वो अमेंडमेंट्स जो 30 अप्रैल 2022 तक आ जाएंगी वो अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगी। यानी कि सर 6 महीने पहले तक की अमेंडमेंट रहती है। तो अगर हम May 22 की बात करें तो 31 अक्टूबर 2021 तक के अमेंडमेंट्स आपके साथ कवर होंगे। अब हम जब क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलमोस्ट वी आर नियर बाय 31 अक्टूबर, तो हमने क्या देखा जी, इसके अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी आपकी बुक के अंदर कवर कर ली है। तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द अमेंडमेंट्स, हमने सारी अमेंडमेंट्स आपके साथ कवर किए। और भी कोई छोटी मोटी आ जाती है बचे हुए दिनों के अंदर तो वो भी मैं क्लास में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वी आर कंप्लीटली डीलिंग विद द अपडेटेड सिलेबस। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर लास्ट में आपको वैसे मैं एक अमेंडमेंट वीडियो अलग से भी देता हूं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने तो अमेंडमेंट ही कवर की होती है, आप उस समय एक तरह से आपके सिर्फ अमेंडमेंट उस समय रिवाइज हो जाती है। तो विल बी कवरिंग द एंटायर अमेंडेड पोर्शन इन द सिलेबस इन द क्लासेस फॉर May 22 एग्जाम। और ऐसे ही अगर आप नवंबर 22 के लिए देख रहे हैं तो फिर क्या होगा कि जब आप, क्योंकि आपके लिए 30 अप्रैल 2022 तक का एप्लीकेबल है, इसलिए मैं पहले प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता। तो जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो छोटी सी अमेंडमेंट वीडियो के थ्रू नवंबर एग्जाम से पहले लगभग सितंबर के मंथ में जब आरटीपी वगैरह आएगा तो वो अमेंडमेंट्स की वीडियो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो कोई लंबा चौड़ा अमेंडमेंट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हार्डली 1 या 2% अमेंडमेंट आती है, बाकी 99% सेम रहता है। उसकी जिम्मेवारी भी मेरी, अगर अमेंडमेंट आएगी तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि अमेंडमेंट मैं आप तक पहुंचाऊंगा। May 22 वाले को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नवंबर 22 वाले भी निश्चित रहें। अगर आप ये क्लासेस देख रहे हैं तो कोई भी अमेंडमेंट आएगी तो अमेंडमेंट हम आप तक 30 अप्रैल तक की पूरी पहुंचा देंगे। दिस इज रिगार्डिंग अमेंडमेंट जो हम लोगों ने कवर करना था।
चलिए अब हम बात करते हैं अपने कोर्स के बारे में, शुरू करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 से। लगभग हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के सेक्शंस हैं ये पढ़ रखे हैं, तो एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे, बेटा पहले हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 1 की। लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 1। सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो मैं बुक से रीड करा देता हूं। सेक्शन 1 आप लोगों के नोट्स मिल गए होंगे, नहीं मिले हैं तो एक दो दिन में, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है शायद जो आउट ऑफ स्टेशन है उनके पास एक दो दिन में बुक पहुंच जाएगी। तो सेक्शन 1 हमारा किस बारे में बात करता है? सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। चार चीजों के बारे में बात करता है। सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो शॉर्ट टाइटल मतलब एक्ट का छोटा सा नाम। तो पहले सब सेक्शन 1 ने क्या लिखा? दिस एक्ट शैल बी नोन एज द कंपनीज एक्ट 2013। द एक्ट शैल बी नोन एज द कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंडली हमने बात करी एक्सटेंट की, ये कहां अप्लाई होता है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सब सेक्शन 2 ने क्या बोला? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। थर्ड हमने बात करी कमेंसमेंट की। अब बेटा जब हम कमेंसमेंट की बात करते हैं तो हम इससे बात करते हैं कि एक्ट इन पिक्चर कब आएगा। ये मैंने आपको फाउंडेशन लेवल पे भी बताया था कि इंडिया में कमेंसमेंट के बारे में एक्ट कब पिक्चर में आएगा। जनरली सेक्शन 1 में लिखा होता है, और सेक्शन 1 में भी इनको लिखने के यूजुअली दो तरीके हैं, दो तरीकों से लिखा जाता है। एक तो कई बार स्पेसिफिक डेट मेंशन कर दी जाती है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डेट मेंशन है कि सर ये 1 सितंबर 1872 से अप्लाई हो जाएगा। आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डेट मेंशन है कि सर ये 1 जुलाई 1930 से अप्लाई हो जाएगा। आपका पार्टनरशिप में डेट मेंशन थी 1 अक्टूबर 1932। फिर आपने एलएलपी पढ़ा और हमने कंपनी एक्ट भी पढ़ा। सर यहाँ पर ना डेट मेंशन नहीं है, यहाँ पर एक और तरीका मेंशन है जहां उन्होंने लिखा दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई। तो इसमें क्या होता है सर, एक स्पेसिफिक डेट बताने की जगह जो पार्लियामेंट है वो एक्ट की कमेंसमेंट की डेट डिसाइड करने की पावर एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर देती है कि आप डिसाइड कर लीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि वो सर नोटिफिकेशन लाती है ऑफिशियल गैजेट के अंदर और बताती है कि फलाना फलाना सेक्शन जो है वो नोटिफाई किया जा रहा है, वो इनफोर्स लाया जा रहा है। तो यही बात सेक्शन 3 ने लिखी। दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। दिस सेक्शन में सेक्शन 1 तो इमीडिएटली इन पिक्चर आ जाएगा। इमीडिएटली मतलब बेटा ये एक्ट जब पास हुआ था 29 अगस्त 2013 को इसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने साइन किया था और ये नोटिफाई कर दिया गया था 30 अगस्त को। तो 30 अगस्त को जो हमारा सेक्शन 1 है वो इन फोर्स आ गया था। और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट as the central government may by notification the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions of this act। उन्होंने क्या लिखा कि सेक्शन 1 तो अभी के अभी एक तरह से वो हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, और जो बाकी बचे हुए सेक्शंस हैं वो उस दिन से कमेंस होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट नोटिफाई करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट डेट्स नोटिफाई कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा ऐसे ही किया। कंपनी एक्ट ना 1 गो में नोटिफाई नहीं हुआ था। अगर मैं ऊपर आपको मेंशन कराऊं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो सेक्शन 1 है वो 30 अगस्त को नोटिफाई किया गया। फिर सेक्शन जो 98 सेक्शंस हैं दे केम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर। 143 बाकी और सेक्शंस 1 अप्रैल को लाए गए और उसके बाद भी फेज बाय फेज मैनर में नोटिफाई करते गए एक्ट को, यानी कि धीरे धीरे अप्लाई करते गए। और ये पावर कहां से यूज करी इन्होंने? सब सेक्शन 3 से, कि जो डिफरेंट डेट्स हैं वो नोटिफाई की जा सकती हैं फॉर डिफरेंट सेक्शंस। नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा? एंड एनी रेफरेंस इन एनी प्रोविजन टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be construed as reference to coming into force of that provision। इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा जी अब किसी भी प्रोविजन में अगर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट की रेफरेंस दी जाती है, मान लीजिए बेटा एक रैंडम लेता हूं सेक्शन 10A, इन्होंने क्या लिखा? सेक्शन 10A की लैंग्वेज कहती है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा। अब सर यहां फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट का क्या मतलब है? जब सेक्शन 1 नोटिफाई हुआ था वो कमेंसमेंट की डेट है, यानी कि हम वो 30 सितंबर वाली डेट माने 2013, ये थोड़ी 30 अगस्त वाली डेट माने 2013, उस दिन से बात कर रहा है। ये जिस दिन सेक्शन 10A नोटिफाई किया गया था, सेक्शन 10A के लिए कमेंसमेंट की डेट वो वाली होगी। तो उन्होंने वही लिखा कि अगर देयर इज अ रेफरेंस इन एनी प्रोविजन टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट that shall be construed as a reference to coming into force of that provision। यानी कि हमें सर सेक्शन 10A के लिए कमेंसमेंट ऑफ एक्ट की डेट कौन सी उठानी पड़ेगी? जिस दिन 10A नोटिफाई हुआ है। ऐसे मान लीजिए हमारा कोई सेक्शन है 23 और वो क्या कह रहा है कि फ्रॉम द कमिंग ऑफ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो हो सकता है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कमेंसमेंट ऑफ एक्ट की डेट 23 के लिए अलग मानी जाए, क्योंकि 23 अलग दिन नोटिफाई हुआ है और सेक्शन 10A अलग दिन नोटिफाई हुआ है। तो यही बात उन्होंने सब सेक्शन 3 में लिखी कि जब आप कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट का रेफरेंस कहीं देखेंगे तो उसका मीनिंग
उस पर्टिकुलर सेक्शन 1 की या प्रेसिडेंट के साइन करने वाले डेट का मतलब नहीं है। दैट हैज टू बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दैट प्रोविजन, यानी कि जिस दिन वो सेक्शन इन फोर्स आया है उसी दिन वो डेट क्या मानी जाएगी, उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट का डेट मानी जाएगी। तो ये उन्होंने भाषा इसके अंदर लिखी। लास्ट एप्लीकेबिलिटी, ये हमने फाउंडेशन में ही पढ़ा था कि कहां कहां अप्लाई होता है। हमने कहा जी द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब आप समझेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, ये तो अपने आप में कंपनी की डेफिनेशन है जो 2 क्लॉज 20 में दी गई है, अगर आपको याद हो फाउंडेशन में। सर इसका मतलब क्या है कि जो कंपनियां इस एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है या प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड है, जिनको हम कंपनी बुलाते हैं, उनके ऊपर तो कंपनी एक्ट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद बी सी डी ई, इनको हमने याद कर लिया था बिक्स नाम से। बिक्स नाम से, बिक्स का मतलब क्या था, बी द एक्ट शैल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज, आई स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एस स्टैंड्स फॉर कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। तो हमने 4 वर्ड्स इसको याद किया था कि ये किस पे अप्लाई करता है, बिग्स कंपनी पे। बिग्स क्या है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी जो कि एंगेज है जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, और ऐसी कंपनी जो बनाई गई है किसी स्पेशल एक्ट में, उनके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई करता रहेगा। लेकिन बेटा यहाँ एक केवियट है, यहाँ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई होगा इन सो फार एज द प्रोविजंस आर इन नॉट इनकंसिस्टेंट एक्सेप्ट इन सो फार द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। इसको हम प्यार से ईडा बुलाते हैं, आपको याद होगा फाउंडेशन में भी शायद आप पढ़ते हैं बीसीके में। ईडा एक अथॉरिटी जो कि इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। उन्होंने कहा जी इंश्योरेंस कंपनीज पे बैंकिंग एक्ट अप्लाई करता रहेगा तब तक जब तक ये इनकंसिस्टेंट ना हो विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट के साथ, या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के साथ, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक्ट्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनी से डील करते हैं। तो अगर कंपनी एक्ट इनसे इनकंसिस्टेंट हो रहा है तो कंपनी एक्ट वहां पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने ऐसी बात करी, इट शैल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज except so in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of Banking Regulation Act 1949। ऐसे ही जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे अप्लाई करेगा जब तक ये इनकंसिस्टेंट ना हो विद द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो बैंकिंग पे अप्लाई करेगा जब तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे अप्लाई करेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट ना हो, एंड एनी अदर कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट में बनाई गई है, जैसे आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया हमारा, आईसीआई हो गया हमारा। तो अगर कोई स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन जब तक उस स्पेशल एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट ना हो। यानी कि सर जब हम इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, जनरेशन वाली कंपनीज और स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज पे कंपनी एक्ट लगाने बैठेंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कंपनी एक्ट को सिर्फ उन जगहों पे लगाया जा सकता है जिनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, इंश्योरेंस एक्ट में, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, या कोई स्पेशल एक्ट बनी कंपनी है तो स्पेशल एक्ट में ना दिया हो। यानी कि आप उन जगहों पे अप्लाई नहीं कर सकते जहां पर वो इनकंसिस्टेंसी ला रहे हो, यानी कि कंपनी एक्ट उससे इनकंसिस्टेंट हो रहा हो। और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा, such body corporate incorporated by any act for the time being in force as the central government by notification shall specify in this behalf। और लास्टली ये कुछ ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स पे लग सकता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर कर बोले कि ये इनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर इस्तेमाल करी और इनको अप्लाई किया ऑन अथॉरिटीज लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके ऊपर इसको अप्लाई किया गया। तो ये हमारे पास दिए गए हैं 6 क्लॉजेस जहां पर हमने बात करी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कि इट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। बिक्स कंपनी पे अप्लाई होता है, और फाइनली किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट पे जो कि इनकॉर्पोरेटेड एनी अदर लॉ, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि इसके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई होगा तो कंपनी एक्ट उनके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 की हम बात करें तो बेटा सेक्शन 2 हमसे बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। अगेन कई सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, अब हम सारी डेफिनेशन एक साथ तो याद नहीं करेंगे, जहां जहां जिस जिस वर्ड की जरूरत पड़ेगी हम सेक्शन 2 वैसे रिवाइज करते जाएंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद 2 सबसेक्शन 20, जहां पे हमारे पास डेफिनेशन दी गई है कंपनी की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 डिफाइंस द टर्म कंपनी। कंपनी क्या होती है? जब हम कंपनी की बात करते हैं बेटा, कंपनी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी मींस a company incorporated under this act और any other previous law। तो हमने यहां से बात क्या निकाली थी कि इंडिया में अगर किसी को भी कंपनी बुलाना है तो या तो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ होना चाहिए, या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में 56 वाले में, उससे प्रीवियस वाले में, तभी आप भारत में कंपनी कहला सकते हैं। फिर हमने यहां से बात निकाली थी कि सर कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं
जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, यानी कि उनका इनकॉर्पोरेशन भारत में नहीं हुआ होता लेकिन वो भारत में काम कर रही होती हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनको हमने इन सबको हमने नाम क्या दिया, फॉरेन कंपनी। अगर आपको सेक्शन याद हो तो हमारा फॉरेन कंपनी कवर था सेक्शन 2 सबसेक्शन सॉरी क्लॉज 42 के अंदर, जहां हमने देखा था कि फॉरेन कंपनी क्या होती है, कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी एजेंट के थ्रू, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली वो किसी भी तरह का बिजनेस करती है इंडिया के अंदर, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, फॉरेन कंपनी। अच्छा सर, यानी कि जो बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में बिजनेस करती है, फॉरेन कंपनी, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है उसको बुलाते हैं कंपनी। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं जो कि इंडिया से बाहर काम कर रही हैं, इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया से बाहर लेकिन इंडिया में आई नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो भी वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं वो सब भारत में आके काम करती हैं, बेटा उनके लिए जनरली हम एक कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स। ये बॉडी कॉर्पोरेट्स का मतलब क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत ही जेनरिक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कोई भी ऐसी एसोसिएशन जो किसी एक्ट में बनाई गई है और एक्ट में बनने की वजह से उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, उसके पास अपने नाम में कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने की पावर है, उसको हम नाम क्या देते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये इनको हम बुला लेते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारी कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है? यस, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। कंपनी एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो इंडिया के लॉ में रजिस्टर्ड है। फॉरेन कंपनी एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो इंडिया से आउटसाइड रजिस्टर्ड है लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। और अगर सर ऐसी कोई हो जो कि ना कंपनी के डेफिनेशन में आ रही हो फॉरेन कंपनी में, उसको आप बॉडी कॉर्पोरेट बुला लीजिए सिर्फ। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में बहुत कुछ आ जाएगा, यानी कि हमारी कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, इट्स अ ब्रॉड टर्म। अच्छा, इस बॉडी कॉर्पोरेट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं। अगर आपने बुक में आ जाएंगे तो हमने बॉडी कॉर्पोरेट को एक डेफिनेशन तो बेटा एक्ट में दी गई है और एक डेफिनेशन हम लोगों ने खुद बनाई है बॉडी कॉर्पोरेट की। कहां गई डेफिनेशन भैया बॉडी कॉर्पोरेट की, एक सेकंड देखने दीजिए। ये रहा बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। जनरली द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन मींस एनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या? इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कैपेसिटी टू स्यू एंड ओन प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम होता है। इस तरह की एंटिटी को हम क्या बुला देते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, 2 क्लॉज 11 जो है आपका कंपनीज एक्ट का, वो डिफाइन करता है बॉडी कॉर्पोरेट। क्या डेफिनेशन दी, अगर आपको याद हो तो हमने एक ऐसी डेफिनेशन बेटा फाउंडेशन में पढ़ी थी बॉडी कॉर्पोरेट की, एलएलपी एक्ट के अंदर। एलएलपी एक्ट के अंदर हमारी बॉडी कॉर्पोरेट की एक डेफिनेशन थी, जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा हो तो हमने तो अच्छे से कवर की थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि एलएलपी के अंदर एलपी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, वो सब कवर होंगी और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होगी, कॉर्पोरेशन सोल इंक्लूड नहीं होगी, ऐसी बातें लिखी हुई थी। यहां भी इन्होंने ऐसे किया बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन नहीं किया इस डेफिनेशन में, बस इंक्लूड्स एंड डज नॉट इंक्लूड वाली डेफिनेशन दे दी है। क्या लिखा उन्होंने, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये तो हम समझ चुके, बट इट डज नॉट इंक्लूड किस चीज को बाहर किया गया। अब बाहर करने का मतलब समझे, इसका मतलब सर जो ये चीज है जिसको ये बाहर कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट थी, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट की सारे फीचर्स पूरी करती थी, लेकिन इसको डेफिनेशन से बाहर किया गया। जैसे अगर आप मैं एग्जांपल लूं तो इस तरह की हरकत हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हुआ था, जहां हमने गुड्स की डेफिनेशन में से मनी को बाहर कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मनी मूवेबल नहीं थी, वो गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी नहीं करती थी, क्योंकि वो पूरी करती थी लेकिन हम उसको गुड्स मानना नहीं चाहते थे, हमने बाहर कर दिया था। ऐसे ही जो हम ये लिखने जा रहे हैं, ये नीचे दोनों बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, लेकिन हम इस एक्ट के लिए इनको बॉडी कॉर्पोरेट मानना नहीं चाह रहे, इसलिए हम इनको बाहर कर रहे हैं। तो इट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट which the central government may by notification specify in this behalf। तो उन्होंने क्या कहा, कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां से बाहर की जाएगी, या वो किसी भी एक्ट में या किसी भी लॉ में इनकॉर्पोरेट हो, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। यहां पर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पावर इस्तेमाल नहीं करी कोई, तो इफेक्टिवली इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, इस तरह हमें बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग तो समझ नहीं आता, वो तो हमने जनरल मीनिंग निकाल लिया। 2 क्लॉज 11 से एक चीज समझ आई कि सर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसको कंपनी एक्ट के लिए बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करना है। चलिए विद दिस यहां बात हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट में आ जाता हूं छोटे से कंसेप्ट के, वैसे फॉरेन कंपनी वगैरह डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने डेफिनेशंस कवर नहीं कराई क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपनी सारी कवर करनी है। नेक्स्ट हम एक टॉपिक करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अगेन फाउंडेशन लेवल पे हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए फटाफट से इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं। कुछ पूछे जाने वाली बात नहीं है कि आपसे इंटर लेवल पे पूछेगा, लेकिन स्टिल एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। जब हम फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं बेटा, फाउंडेशन में इसकी एक लर्निंग स्किल बनाई थी, अ कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन। A company is a
टॉप क्लास एसोसिएशन। जब हम बोलते हैं कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन तो इसका हम मीनिंग क्या निकालते हैं? टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ये बात कहां से निकल के आती है? सेक्शन 44 में से। और सेक्शन 44 बेटा कहता है क्या है? सेक्शन 44 कहता है कि शेयर्स ऑफ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टीज। शेयर्स ऑफ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी transferable in the manner provided in the articles of the company. Transferable in the manner provided in the articles of the company. तो ये हमारा सेक्शन 44 है। अब इसमें से निकल के क्या क्या बात आई कि जो शेयर्स ऑफ कंपनी है वो क्या है? नंबर 1 मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं, इनफैक्ट शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों वर्ड यूज करता है वो, शेयर्स और डिबेंचर्स हैं जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी हैं और ये हमेशा ट्रांसफरेबल रहेंगी। पहली बात उसने क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप ये बात समझें तो बेटा ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी यही बात बोलता था। वहां अगर आप गुड्स की डेफिनेशन देखें तो गुड्स की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा था इट इंक्लूड्स शेयर्स एंड स्टॉक्स। तो वही बात यहां भी लिखी हुई है कि शेयर्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। सेकंड इन्होंने क्या कहा जी? ये हमेशा ट्रांसफरेबल होंगे। दैट मींस शेयर की ट्रांसफर पर जो कंपनी है वो प्रोहिबिशन नहीं लगा सकती, बट इनके ट्रांसफर का मैनर प्रोवाइड कराया जा सकता है आर्टिकल्स में। अब इसका क्या मतलब है? इसको बेटा हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि कोई भी कंपनी अपने शेयर के ट्रांसफर पर प्रोहिबिशन तो नहीं लगा सकती, उसको बंद तो नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि मैनर डिफाइन कर सकती है तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब सर पूरी तरह से बंद करना, रिस्ट्रिक्शन मींस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस करना कि आप कर सकते हो लेकिन उसके लिए ये कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो सर ये कंडीशंस जनरली किस तरह की होती हैं? बेटा ये कंडीशंस इस तरह की होती हैं कि आपको ये शेयर्स पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ेगा, एक वैल्यू से नीचे आप इसको नहीं बेच सकते। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये कैसे लगाई जाती हैं? थ्रू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो हमने इसमें समरी क्या बनाई? सर जो कंपनी के शेयर्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, हमेशा ट्रांसफरेबल रहेंगे, उन पे प्रोहिबिशन नहीं लग सकती, लेकिन कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स के थ्रू उनका मैनर ऑफ ट्रांसफर रेगुलेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लेकिन बेटा जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ये भी केवल एक प्राइवेट कंपनी लगा सकती है। एक पब्लिक कंपनी के अंदर के शेयर्स के ट्रांसफर पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। द शेयर्स हैव टू बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये बात भी हम लोगों ने ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ी हुई थी। नेक्स्ट हमने बात किया ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है कि सर कंपनी के जो ओनर्स हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स, मेंबर्स वगैरह होते हैं और जो उसकी मैनेजमेंट होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल वो मेंबर्स के हाथ में रहती है। तो हम इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि मेंबर से रेगुलेट करते हैं लेकिन डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। एक बार वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं तो डे टू डे फंक्शनिंग डे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहती है। इसको हम बोलते हैं कंपनी की जो ओनरशिप है वो सेपरेट रहती है मैनेजमेंट से। थर्ड हमने बात करनी है परपीचुअल सक्सेशन की। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूं सर फाउंडेशन में पड़ी हुई है ये बातें। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि सर कंपनी की जो लाइफ है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनी कंटिन्यूज फॉर एवर, कंपनी कंटिन्यू करती रहती है। सारे मेंबर्स की भी डेथ हो जाए तो कंपनी कंटिन्यू करती रहती है। इसके लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या था कि सर शेयर्स ना लीगली जब आगे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, एक तो होता है ट्रांसफर वॉलंटरली करना, एक मिस्टर ए हैं उन्होंने शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिए, वो तो हो गया ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा क्या होता है कि सर डेथ होने पर जो एक मेंबर होता है कंपनी का, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वो शेयर्स उसके लिए मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास पास ऑन हो जाती है और इसको हम नाम देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो परपीचुअल सक्सेशन जो कंपनी का है वो टिका होता है इस कंसेप्ट के ऊपर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के ऊपर, कि जो शेयर्स हैं वो लीगली एक पर्सन के डेथ होने पर आगे उसके लीगल एयर्स के पास एक तरह से ट्रांसफर या लीगल एयर्स के पास एक तरह से ट्रांसमिट हो जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं। देन सी स्टैंड्स फॉर कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर, इससे कंपनी डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करती है। क्या ये कंपलसरी होता है? नहीं। बाय 2015 एक्ट इसको वॉलंटरी बना दिया गया था, ऑप्शनल बना दिया गया। 2013 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 में, तो उसने क्या किया था, आपका जो कॉमन सील का कंसेप्ट है उसको ऑप्शनल बना दिया था। नाउ द कंपनीज डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड टू हैव अ कॉमन सील। वो चाहें तो डॉक्यूमेंट्स को अपने और तरीके से, वो आगे सेक्शन 10 में आएगा कि 2 डायरेक्टर साइन करेंगे या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, वो सब बातें लिखी हुई है। तो कॉमन सील ना रखना चाहें तो वो भी चल सकता है।
अच्छा, एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? यहां हमने देखा था कि सर कंपनी के टाइप के बेसिस के ऊपर, कि अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी है टू द अमाउंट दे एग्री टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन वाइंडिंग अप, यानी कि जितने की गारंटी दी हुई है, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। उसके बाद ए स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल पर्सन। सर ये जो कंपनी है इट्स ए क्रिएशन ऑफ लॉ, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से, लॉ की वजह से इसके पास कुछ अधिकार हैं, जैसे बैंक अकाउंट खोल सकती है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, सू हो सकती है, सूट फाइल कर सकती है, लेकिन सर नेचुरल पर्सन वाले सारे अधिकार नहीं है। कुछ अधिकार अभी भी ऐसे हैं जो सिर्फ नेचुरल पर्सन के पास हैं, जैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेना, डायरेक्टर बनना, ऑडिटर बनना, ये सब काम बेटा इंडिविजुअली करते हैं। लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट डज एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, जिसकी वजह से इसके पास कुछ लिमिटेड से अधिकार भी जो आर्टिफिशियल पर्सन वाले होते हैं वो इसको दिए गए हैं, बट ये एक फिक्टिशियस पर्सन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, इट डज एग्जिस्ट बट इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, तो इसको फिक्टिशियस पर्सन नहीं बुलाया जा सकता, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये दो एस क्या थे? एक स्टैंड्स फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी एंड नेक्स्ट स्टैंड्स फॉर सेपरेट प्रॉपर्टी। ये दोनों भी हम फाउंडेशन लेवल पर पढ़ के आए थे। सेपरेट लीगल एंटिटी में हमने देखा था कि सर कंपनी की एंटिटी या कंपनी की एग्जिस्टेंस के मेंबर से डिफरेंट होती है। दो केस पढ़े थे, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी, ली वर्सेस लीयर फार्मिंग कंपनी, जहां कोर्ट ने जजमेंट्स दी थी कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो डिफरेंट होते हैं, कंपनी जो है डिफरेंट होती है, इवन जो मेंबर है वो कंपनी का क्रेडिटर हो सकता है, जो सोलोमन वर्सेस सोलोमन में हुआ था। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग में हमने देखा था कि सर जो कम मेंबर है वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, उसकी डेथ होने पर कंपनी से कंपनसेशन भी ली जा सकती है। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। लास्ट हमने बात की थी सेपरेट प्रॉपर्टी की, दैट इज मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, हमने केस पढ़ा था जहां हमने देखा था कि सर जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो केवल कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, उसमें मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मेंबर का इतना भी इंटरेस्ट नहीं होता कि वो अगर भले ही सोल मेंबर है, बहुत ज्यादा शेयर रखता है, तब भी वो उस प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मानकर उसकी इंश्योरेंस नहीं ले सकता। इसमें हमने देखा था कि एक मैक्योरा साहब ने कंपनी के टिम्बर के ऊपर, कंपनी लकड़ा का काम करती थी, टिम्बर का काम करती थी, उसके ऊपर अपने नाम में इंश्योरेंस ले लिया था क्योंकि वो कंपनी के मेजर शेयर होल्डर थे। तो जब उस टिम्बर में आग लगी और तो कंपनी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इस प्रॉपर्टी के अंदर जो इंश्योरेंस है वो मैक्योरा ने लिया है और मैक्योरा का इन कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। इट वाज हेल्ड की जो कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी है वो सही कह रही है, जो मैक्योरा साहब हैं ये कंपनी के होंगे मेजर शेयर होल्डर, लेकिन इतना सिर्फ शेयर होल्डर पर हो जाने से आपके कंपनी की प्रॉपर्टी में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं आ जाता, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन करती है। और लास्ट एसोसिएशन से हमारे पास आता है कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है कि कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, इसकी एग्जिस्टेंस, इसका बर्थ बाय लॉ आता है जब ये रजिस्टर कर ली जाती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में रजिस्टर इसका नाम एंटर कर लेता है, देन अन आर्टिफिशियल पर्सन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसको हम बुलाते हैं इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो हमने फटाफट से एक बार रिवाइज किए फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जिसका हमने नाम दिया कि कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो अगेन हमने अगर फाउंडेशन पे पढ़ा था, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब बेटा अगर मैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की बात करूं, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का जो कंसेप्ट है ये आपके फाउंडेशन लेवल पे हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था, इंटर की बुक में इसका जिक्र भी नहीं है, यानी कि जो ये फीचर्स वगैरह ये फिर भी उन्होंने इंट्रोडक्शन में दिए हैं, लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील नहीं दिए। स्टिल अगर जब आने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल हैं, लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वैसे एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट क्या था कि सर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, वो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, उसके कामों के लिए उसके मेंबर शेयर होल्डर्स को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर कोर्ट्स को लगता है कि जो कंपनी है वो उसकी जो आर्टिफिशियल पर्सन के स्टेटस है, उसकी जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसका मिसयूज किया जा रहा है फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए, इलीगल काम करने के लिए, ये सोचकर कि कंपनी को तो कंपनी पनिश होगी, जो पीछे मेंबर्स बैठे हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, तो कोर्ट्स ऐसे केसेस में चाहें तो उनके पास डिस्क्रिशन होती है, वो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट डिसरिगार्ड कर सकते हैं, दे कैन गो अहेड एंड डिसरिगार्ड दिस कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, और जो पीछे छुपे हुए डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दे कैन गो अहेड एंड होल्ड दोस डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स लायबल। इस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। फिर हमने फाउंडेशन में कुछ केसेस देखे थे सर, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए सर दिनशा मैनेजी पैटेड,
फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए, ट्रू करेक्टर डिटरमाइन करने के कंपनी के लिए, इन सब केसेस के लिए हमने 4-5 केस लॉ पढ़े थे कि सर यहाँ पर कॉर्पोरेट वील की लिफ्टिंग हो सकती है। मैंने बुक में मेंशन कर लिया, एक बार रीड कर लीजिएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ इंटर की बुक के अंदर ये मेंशन नहीं है, अगर आप स्टडी मटेरियल देखेंगे तो आई डोंट बिलीव कि कॉर्पोरेट वील को अलग से आपसे पूछेगा भी तो एटलीस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर है कॉर्पोरेट वील क्या होता है, कि जहां पर आपकी जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है उसको जो कंपनी है वो जो कोर्ट्स हैं डिसरिगार्ड करते हैं और पीछे जो मेंबर्स डायरेक्टर्स हैं दे गो अहेड एंड फाइंड आउट दोस पर्संस और उनको जिम्मेवार ठहराया जाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील। चलिए आज अभी हम अपना इंट्रोडक्शन लगभग यहीं कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स, थोड़ा सा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बारे में जिक्र कर लिया है। मेनली मेरा आज पर्पस ये था कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ सिलेबस, पैटर्न, बुक अमेंडमेंट वगैरह हम डिस्कस कर लें और कंपनी एक्ट थोड़ा सा स्टार्ट कर लें। तो चलिए आज की क्लास को भी हम यहीं रोकते हैं। इसी तरह का कोई डाउट होगा तो ऑब्वियसली आप लोग मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं, तो यू कैन गो अहेड एंड आस्क दैट पर्टिकुलर डाउट्स देयर। आई थिंक इसमें अभी कुछ तरह का डाउट आया भी नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक बात है। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, देन गुड बाय, वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।